हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक टू मोमेंटम पॉडकास्ट। टाइम हो गया काफ़ी लास्ट पॉडकास्ट किए हुए। इस ड्यूरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहे जिसे मैंने देखा, भले डीएम्स हो या स्टोरीज़ में रिप्लाई हो या फिर कमेंट सेक्शन हो। रिप्लाई भले ना करूं लेकिन देखता ज़रूर हूं। इस पॉडकास्ट का इतना रिलेटेबल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं आज भी तुम लोगों से टच में हूं। कई लोगों को रिप्लाई मिलते रहते होंगे कमेंट सेक्शन में भी, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बंद हो गया तो ये पॉडकास्ट भी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं बनता कि मैं अपनी ही दुनिया में हूँ। ठीक, तो टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है नंबर 1, प्रेशर से कैसे डील करें, प्रेशराइज सिचुएशन से कैसे डील करें। क्योंकि कुछ भी बड़ा करना है तो कभी ना कभी तुम्हें प्रेशर से डील करना ही होगा, और तुमने बहुत मेहनत कर दिया, बहुत एफर्ट लगाया, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक प्लानिंग सही था, स्ट्रैटेजी सही था, सब कुछ सही था, मेहनत किया अच्छे से, लेकिन अल्टीमेटली उस पॉइंट पे आ गए जब उसे एग्जीक्यूट करना था। उस टाइम पे तुम्हारा हवा निकल गया, क्योंकि तुम प्रेशर से डील नहीं कर पाए। मतलब मेहनत बहुत था प्रिपरेशन में, टेक्निकली बहुत कुछ आता था तुम्हें, लेकिन अल्टीमेटली तुम एक चीज़ भूल गए कि तुम प्रेशर से कैसे डील करोगे, ये तुमने नहीं सीखा। क्योंकि जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स, प्रेशर से डील करना भी एक स्किल होता है और वो डेवलप किया जाता है। ठीक, तो ये काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा एग्ज़ामिनेशन के ड्यूरेशन में। जब तुम मान लो IIT-JEE एग्ज़ाम देने गए, गेट एग्ज़ाम देने गए, नीट, कुछ भी एग्ज़ाम दिया, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, जो कि इंडिया में मैक्सिमम लोगों ने कभी ना कभी दिया ही है, अगर अच्छे से तैयारी किया था तुमने तो तुम्हें बिल्कुल फेस किया होगा तुमने कि मुझे जितना आता था वो मैंने वहाँ एग्जीक्यूट नहीं किया। बहुत बड़े बड़े लेवल पे ऐसा होता है कि मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस आइडिया है, तुम्हें वो आइडिया पिच करना है, तुम इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हो, पिच कर रहे हो आइडिया, लेकिन जब तुम पिच कर रहे हो तुम्हें 10 मिनट में पिच करना है, कभी कभी उससे भी कम टाइम में 1 मिनट में पिच करना है। तुमने अगर उस 1 मिनट का 30 सेकेंड भी बर्बाद किया तो तुमने प्रेशर से डील नहीं किया और एग्जीक्यूट परफेक्टली नहीं किया। ठीक, तो बहुत सारे सिनेरियो होते हैं यार। फॉर एग्जांपल देखो, तुम मान लो लॉन्च डायरेक्टर हो, तुम इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे हुए हो, जब तुम्हारा लॉन्च हो रहा है। वो मूवी याद है तुम्हें, मिशन मंगल? वो मूवी बहुत ही बेकार था, ठीक है, लेकिन उसका स्टार्टिंग का सीन बहुत अच्छा था, जहाँ पे उसे बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेना था कि लॉन्च को अबॉर्ट करना है कि नहीं करना। तो ये सारे प्रेशराइज सिचुएशन में किस तरह से तुम डील कर सकते हो, उसका एक टेक्निक है, उसे डेवलप करने का एक स्ट्रैटेजी है जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। टाइम बचा तो हम इसके बाद ओवर थिंकिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और बल्कि हम स्टार्ट करेंगे पहले डिसीजन मेकिंग से। क्योंकि कल ही मेरे पास एक कंसल्टेंसी का कॉल आया था, बच्चा काफ़ी कंफ्यूज था, तो मैं उस केस को लेके केस स्टडी करके हम ये डिस्कस करेंगे कि अपना डिसीजन मेकिंग कैसे इम्प्रूव करें। कई बार मैंने पहले बात किया है, बट इतने फोकस मैनर में नहीं किया था जितना आज मैं करने वाला हूँ। और अल्टीमेटली तुम देखोगे ये सारे चीज़ जो होते हैं कंबाइन करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जिसे हम एक्चुअली कॉन्फिडेंस ना बोल के पर्सनालिटी बोले तो और भी अच्छा है। जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि तुम्हारा पर्सनालिटी इम्प्रूव हो जाना चाहिए। और भी कुछ टॉपिक्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाला हूँ तो पहले लाइक कर सकते हो, ताकि ये पॉडकास्ट और भी लोगों को रीच करे, और तुम्हारा सपोर्ट दिखे तो ये पॉडकास्ट और भी रेगुलरली आता रहे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इस केस स्टडी से। ठीक है, देखो, एक लड़का आता है मेरे पास और वो अपना केस बताता है कि कॉलेज के पहले 2 महीने में ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज भी काफ़ी अच्छा था, नाम भी बता देता हूँ, कोचिंग यूनिवर्सिटी, क्यूसैट एग्ज़ाम के थ्रू होता है, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उस एग्ज़ाम में मेरा 10,000 रैंक आया था, यानी कि मुझे वो कॉलेज नहीं मिला था। इस लड़के को मिला, ये कॉलेज अच्छा है, लेकिन उसने पहले 2 महीने में ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसने नया सिनेरियो देखा, और मुझे लगता है कुछ डेटा साइंस रिलेटेड कुछ कोर्स किया उसने IIT मद्रास से। अल्टीमेटली अभी वो सेकेंड ईयर में है शायद। पॉइंट ये बनता है कि उसने एक ट्रेडिशनल पाथ नहीं परस्यू किया और एक मॉडर्न पाथ परस्यू किया, जिसमें उसे लगता है कि काफ़ी बेनिफिट है आगे जाके। प्रॉब्लम उसे क्या आ रहा है अभी? प्रॉब्लम क्या है? मतलब इतना अच्छा स्टूडेंट है, अच्छे एग्जामिनेशंस निकाल रहा है, अच्छे कॉलेज में घुस रहा है, डिसीजंस भी काफ़ी कम एज में अच्छे अच्छे ले पा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसके साथ? प्रॉब्लम ये है कि उसे हर बार यही लगता है कि मैं कॉलेज का लाइफ मिस कर रहा हूँ, क्या मैंने वो गलत डिसीजन लिया था? मेरे दोस्त हैं वो भी उसी पोजीशन में हैं, पर वो जैसा बताते हैं मुझे कि काफ़ी अच्छा जा रहा है उनका कॉलेज,
तो मुझे डाउट्स आते हैं खुद पे, ठीक है। काफ़ी जायज़ बात है कि डाउट्स तो आएंगे ही। ऐसे काफ़ी टाइम डाउट्स आते हैं ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने बीटेक किया और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट मिला, ठीक उसी तरह उनके दोस्तों को भी कैंपस प्लेसमेंट मिला, लेकिन उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट ज्वाइन नहीं किया, उनके दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने 1 साल ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया और गेट का तैयारी करने का डिसीजन लिया। 6 महीने बाद जब वो गेट का तैयारी कर रहे थे, गेट एग्ज़ाम हुआ नहीं अभी तक, पर उनका तैयारी से उन्हें लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तब तक उसके दोस्त का आता है एक इंस्टाग्राम में पोस्ट कि वो सैटरडे वीकेंड को एंजॉय कर रहा है, ठीक। इसी तरह तुम्हारे केसेस कई हैं, जैसे आईआईटी के लिए ड्रॉप ले लिया या जो भी किया। बात बस यही आता है कि ये थोड़ा फोमो वाला सीन हो गया, जिस पे मेरा एक टेड टॉक भी था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो यार, इन सारे सिचुएशन में तुम्हें ये समझना होता है कि पहली बात, जो दुनिया दिखाता है वो होता नहीं है। तुम भी जब जाके कभी भी इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो तो अपना रोता हुआ शक्ल तो नहीं पोस्ट करते ना, या फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो तो जनरली तुम नहीं पोस्ट करते। लिंक्डइन स्क्रॉल कर लो, तुम्हें मैक्सिमम क्या मिलेगा, मुझे ये जॉब मिल गया, मेरा ये रैंक आ गया, मैंने ये स्किल डेवलप कर लिया। कोई भी ये बताता है क्या कि मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया? ऐसा तो नहीं होता। तुम भी मतलब मैं भी मान लो पहली बार 2016 गेट में जब मेरा 9008 रैंक आया था तो मैंने पोस्ट तो नहीं किया फेसबुक, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाया, ठीक है। तो कोई भी जाता है तो अपना अच्छा चीज़ ही दिखाता है सोशल मीडिया में। एक्सेप्शंस मत उठा लेना, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल्स। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दिखावा का दुनिया है वो रियलिटी नहीं होता। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि तुम्हें अपने लिमिटेशंस पता है और बाकी सबके पॉजिटिव्स पता है, बाकी सब कितने मज़े कर रहे हैं ये पता है, और तुम्हें खुद का जो तुम प्रॉब्लम डील कर रहे हो वो पता है। तो तुम्हें अपना दोनों साइड पता है, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। बाकी लोगों का बस पॉजिटिव साइड पता है, तो तुम उनके पॉजिटिव से अपना नेगेटिव कंपेयर करते हो और फिर तुम्हें चुभता है वो बात, ठीक। तो ये तो पहले तुम्हें समझना है कि ये सबके लाइफ में होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहता है, ठीक। जो बस दिख रहा है वही एक्चुअली उनका लाइफ नहीं है। और दूसरा बात ये है कि जो तुमने डिसीजन ले लिया उस पे ये डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा लाइफ बेटर है कि नहीं। हो सकता है अभी तुम्हारा लाइफ बेटर नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा, किसी और का लाइफ अभी अच्छा चल रहा है। कल को तुम्हारा लाइफ अच्छा चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा, लेकिन वो तुम्हें दिखेगा नहीं। और फिर उस टाइम पे जब तुम्हारा लाइफ अच्छा चल रहा है तो तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। उस टाइम पे तो कोई नहीं देखता किसी और को। जब कोई लो पॉइंट पे होता है तभी तो किसी और को अच्छा देख के उसका जलता है ना। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि सबके साथ अप एंड डाउन होने वाला है। ये सारी चीज़ मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, परफेक्टली तो कोई भी नहीं फॉलो कर सकता, है ना। ये अगर मैंने बोल दिया मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे को नहीं देखना चाहिए, ऐसा तुम्हें समझ में आ गया, अब से दूसरे को नहीं देखूंगा, ऐसा तो होता नहीं है किसी के साथ, ठीक। लेकिन एक आइडल होता है जिसे हम परस्यू करते हैं। ये भी गलत है कि वो हो ही नहीं सकता, वो तो आइडल है, मैं तो साधु नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, सबको जलन होती है। परस्यू कर सकते हो ना यार, अपने आप को इम्प्रूव तो कर सकते हो कि जल्दी रहना है। दूसरे को देख के अगर तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो उससे तुम्हारा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए तुम्हें उसे डायल डाउन तो करना ही पड़ेगा ताकि तुम अपना मैक्सिमम एफर्ट उस डायरेक्शन में लगा पाओ जिससे तुम्हें फ़ायदा हो। 100% एफिशिएंसी तो कभी नहीं होने वाला, लेकिन 50% से अच्छा है कि तुम उसे 80% कर दो, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक। अब आते हैं थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में। देखो क्या होता है कि कोई भी डिसीजन तुम जब लेते हो तो परफेक्ट डिसीजन कभी नहीं लेते। 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। तुमने किसी एक के प्रोज को चुना है तो उसके साथ उसके कॉन्स को भी चुना है। ये समझदार लोग करते हैं। बेवकूफ़ लोग करते हैं कि बस प्रोज देखा, उसके बाद उसमें चले गए और उसके बाद आगे पता चला कि हाँ इसके कॉन्स भी हैं। मैक्सिमम लोग ये करते हैं, लेकिन मैंने भी किया है, ठीक। जनरल रिफ्लेक्स होता है। जैसे तुमने कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करने का सोचा होगा तो उसका फ़ायदा ही सोचा होगा ना कि इस कॉलेज में घुस जाऊंगा, ये जॉब मिल जाएगा, या फिर कोई भी तुमने कोर्स किया तो उसका फ़ायदा ही सोचा होगा, घाटा तो नहीं सोचा होगा, नेगेटिव्स तो नहीं सोचा होगा। इंसान का तो ये नेचर होता है कि वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
वो कॉन्स को एक्सेप्ट करना रियलिज्म कहलाता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो तुमने कोई रास्ता पिक कर लिया, अब उसके कॉन्स आने स्टार्ट हो गया, मतलब नेगेटिव्स, तो उसको तुम्हें डील करना है। नहीं तो फिर किसी को भी कुछ भी क्यों मिले अगर तुम्हें कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया तो, है ना। और कुछ भी डिफ़िकल्ट होता है तभी तो कम लोग उसे अचीव कर पाते हैं, तभी तो तुम उसे अचीव करना चाहते हो। अगर कोई भी कर लेता तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता, ठीक। तो जब भी तुमने एक डिसीजन लिया तो वो डिसीजन मेकिंग काफ़ी छोटा पार्ट होता है एक्चुअल में, वो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होता। डिसीजन लेना तो एक तरह से ये होता है कि तुमने एक प्लान बना लिया है ना। प्लान बनाना भी बहुत आसान होता है, सोच लिया हाँ ये कर लूँगा वो कर लूँगा, दीवार पे लिख दिया मैं MIT से PhD करूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो तुमने सपना देखा है अभी, है ना। सपने देखने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस सपने देखते रहना ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उस पर काम भी करना होता है, ठीक। तो डिसीजन लेना भी एक तरह से सपना देखना जैसा ही है। चलो आज मैंने डिसीजन ले लिया मैं गेट का तैयारी करूँगा, सपना देखा कि मेरा रैंक 1 आ जाएगा और उसके बाद मेरा ONGC में जॉब लग जाएगा, लेट अस से। तो ये तो तुमने कुछ नहीं किया ना यार। इसमें जैसे तुम्हें शायद नहीं पता हो, लेकिन अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो या केमिकल इंजीनियर हो तो तुम्हें पता होगा कि एक वर्क डन होता है, समझ में। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग एक पॉइंट होता है, फिर से थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगा दूंगा, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि एक इवेंट होता है और उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम पाथ बोलेंगे, ठीक। तो इवेंट में कोई वर्क डन नहीं होता, वो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग है जिसमें कोई वर्क डन नहीं है। उसमें बस तुमने सोचा, एक प्लान बना दिया, वो कोई भी कर सकता है ठीक, कोई भी कर सकता है। तुम्हारे अगल बगल जितने 100 लोग दिख रहे हैं वो भी सेम चीज़ कर सकते हैं, डिसीजन ले लिया। उसके बाद जो रास्ता आता है उसमें वर्क डन इज़ नॉट इक्वल टू 0, समझ में आया। उसमें तुम्हें वर्क करना पड़ेगा सिंपल टर्म्स में। तो लोग उल्टा समझते हैं हमेशा, उन्हें लगता है एक डिसीजन सही ले लिया तो मेरा लाइफ सेट हो गया, है ना। इसीलिए तो तुम 50 लोग से पूछते रहते हो कि मुझे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसी को नहीं पता। तुम सबसे पूछते रहो, एक्चुअल में किसी को नहीं पता। वो तुम्हें ज्ञान दे देंगे, कुछ भी बोल देंगे, ये कर लो बेटा वो कर लो, लेकिन जिसे सच में पता होगा कि किसी चीज़ को कैसे करते हैं वो तुम्हें यही बोलेगा। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कुछ भी डायरेक्शन चूज़ करो, जो भी तुम्हें मन है, अल्टीमेटली तो वो सही होगा या गलत होगा, या फिर सक्सेसफुल रहोगे या फेलियर रहोगे, वो तो तुम पे डिपेंड करता है ना। डिसीजन लेने के बाद तुम क्या करते हो। ऐसा तो है नहीं आज मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं नासा का साइंटिस्ट बनूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो तुमने डिसीजन लिया, कुछ नहीं किया, सोचा। सोचना ज़रूरी है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। उसके बाद तुम्हें काम करना पड़ेगा। अभी देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, फालतू का तो बोल नहीं रहा हूँ, उसी केस स्टडी का बात कर रहा हूँ। उसने डिसीजन लिया कि मेरे को कन्वेंशनल करियर नहीं परस्यू करना, एक मॉडर्न फील्ड बन रहा है, मुझे उसे परस्यू करना है। क्यों? उसने सोचा क्योंकि उसे लगा कि ये सब कोई नहीं कर रहा है, मुझे ये करना चाहिए, इससे मेरा करियर बेटर बनेगा। सोच लिया, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम किया, कुछ नया सोचा। लेकिन अब वो सब पे पानी फेर रहा है ये सोच के कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बहुत ही बेटर होता, ठीक है। क्योंकि अब तुम उस नेगेटिविटी में जा रहे हो जो कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी और पोटेंशियल को हर्ट कर रहा है, और उसके बिना तुम्हारा वर्क डन कभी भी एफिशिएंटली नहीं होगा, ठीक। थोड़ा सा फिर से इंजीनियरिंग लगा दिया, तुम्हारा वर्क आउटपुट क्या होता है, वर्क इनपुट इनटू एफिशिएंसी, या फिर कभी कभी एनर्जी इनपुट, ज़्यादा नहीं सोचूंगा, ठीक है, बट एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, ठीक, कि तुम्हारा एफिशिएंसी कितना है। अब वो एफिशिएंसी ज़्यादा तभी रहेगा जब तुम नेगेटिविटी में नहीं जाओगे, ओवर थिंकिंग में नहीं जाओगे, जेलसी में नहीं जाओगे, लोगों से कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है। तो इस सब रीज़न की वजह से लोग अच्छे अच्छे बहुत ही यूनिक डिसीजन जिसे बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो बाद में जाके कंपेयर करने लगते हैं, ट्रेडिशनल पाथ लेना चाहिए था, ये सारे चीज़ मैंने ऑब्वियसली लाइफ में देखे हैं। जैसे एक ऐसा डिसीजन मैंने लिया था कि मुझे बार के ट्रेनिंग स्कूल में रह के, ट्रेनिंग स्कूल के रैंकिंग में इंटरनल एक रैंकिंग होता है जिसके बेसिस में तुम्हारा फाइनल प्लेसमेंट होगा, उस पर फोकस नहीं करके मुझे इसरो का तैयारी करना है, क्योंकि ये 1 साल में मैं या तो बार के इंटरनल रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ या तो इसरो का रैंक ला सकता हूँ और इसरो में साइंटिस्ट बन सकता हूँ। तो एक डिसीजन है, दोनों नहीं होने वाला, ये पक्का बात है, क्योंकि BIRC में ऐसे वैसे उठ के नहीं आ जाते कोई, बहुत ही डिफ़िकल्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस से वहाँ पे भी लोग पहुँचे हैं।
इंडिया के बेस्ट साइंटिस्ट हैं वो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं साइड में तैयारी भी कर रहा हूँ और रैंक भी अच्छा आ गया, तो मेरा रैंक अच्छा नहीं आने वाला। अब देखो यार, रिस्क की बात आ जाती है कभी कभी, ठीक है, रिस्क सबको ही अपने लाइफ में कभी ना कभी लेते ही हैं। थोड़ा सा बात करूँगा क्योंकि रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद किसी और दिन डिस्कस करूँ। लेकिन रिस्क लेना ना एक तरह से जंप मारने की तरह है, बहुत ही लंबा जंप। जैसे बीच में खाई है, तुमने जंप मारा बहुत लंबा, तो रिस्क लेना जंप मारने की तरह है। अब तुम दूसरे पार पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन जंप तो तुमने मार दिया, तो फिर अब या तो तुम दूसरी तरफ पहुंचोगे या तो नीचे गिरोगे, ठीक है, दो ही चीज़ हो सकता है, वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ कुछ डिसीजन में जंप मारना होता है, लेकिन ये चीज़ समझ लो कि वापस नहीं जा सकते। तो नहीं जा सकते तो सोच के क्या फ़ायदा, समझ में आया, उस पे एफर्ट लगा के क्या फ़ायदा। अब कुछ लोग इस सिचुएशन में वापस भी जाते हैं, जैसे कुछ लोग, मैं हर चीज़ जंप मारने से एनालॉगस नहीं होता। जैसे वो लड़का मुझसे ये भी पूछा था, क्या मुझे फिर से बीटेक का भर्ती ले लेना चाहिए, फिर से एग्ज़ाम दे के, तेज तो वो है ही, फिर से एग्ज़ाम क्रैक कर ही लेगा। लेकिन पॉइंट ये बनता है कि तुम फिर से वहीं जाओगे तो अब तुम गारंटीड बाकी लोगों से पीछे हो जाओगे, समझ में आया। जैसे बाकी लोगों ने तो वो रिस्क नहीं लिया है ना, तो वो तो अपना ट्रेडिशनल करियर परस्यू कर रहे हैं। अब तुम रिस्क लेके फिर से उनके पीछे आओगे तो पीछे ही रहोगे ना यार, क्योंकि क्या होता है ट्रेडिशनल करियर्स में लोग कांस्टेंट स्पीड से जाते हैं। तुम्हारा जब भी तुम यूनिक पाथ चूज़ करते हो, रिस्क लेते हो, तो उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे ग्राफ लगाने का ताकि तुम्हें समझ में आ पाए। ये जो कर्व है, अब तुम्हें इसके लिए वीडियो पॉडकास्ट की ज़रूरत होगी, स्पॉटिफाई या यूट्यूब में हो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये स्ट्रेट लाइन जो चलता है, ये चलता है ट्रेडिशनल करियर का। जो एक्सपोनेंशियल होता है, ये होता है तुम्हारा नॉन कन्वेंशनल का। अब तुम ये देख रहोगे कि कुछ पॉइंट तक, अगर सुन रहे हो तो भी ये समझ में आ रहा होगा, कुछ पॉइंट तक, जिसे तुम कुछ टाइम ड्यूरेशन तक बोल सकते हो, वो ट्रेडिशनल करियर हमेशा ऊपर होता है नॉन ट्रेडिशनल से, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद नॉन ट्रेडिशनल के ऊपर होता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि जब तक तुम उस पॉइंट पे पहुंच रहे हो तब तक काफ़ी डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि जितने लोग भी ट्रेडिशनल चीज़ कर रहे हैं वो तुम्हें हमेशा अपने आप से आगे दिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा इसरो का एग्ज़ाम फाइनली जो क्रैक हुआ था वो था अप्रैल 2018 में, और मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था अगस्त 2017 से। तो अगस्त 2017 से लेकर अप्रैल 2018 तक मैं पीछे था सबसे, क्योंकि मेरा रैंकिंग जो BIRC ट्रेनिंग स्कूल में था वो लास्ट था, और मेरा इसरो एग्ज़ाम निकला भी नहीं। तो उस टाइम तक तो मुझे यही लग रहा था कि मैं गलती कर रहा हूँ। सबको लगता है, जैसे मैंने बोला ना, आइडल नहीं परस्यू होता हमेशा, उसे हम बस रीच आउट कर सकते हैं। डाउट सबके दिमाग में आते हैं, यही तो मेंटल क्लैश है जो तुम्हें हर रोज़ लड़ना पड़ता है। लेकिन अप्रैल 22 के बाद मेरा वो एग्ज़ाम क्रैक हो गया। अब मेरा सिचुएशन सुनो, नाउ आई हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड आई हैव अ डिग्री इन न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम BIRC ट्रेनिंग स्कूल। तो अब मेरा सब कुछ डबल हो गया। दैट नॉन कन्वेंशनल पाथ गेव मी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समझ में आया। तो ये होता है जर्नी, जब भी तुम कुछ अनोखा करो, ठीक है। तो डिसीजन लेना तो ठीक है, उस पर टिकना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं बीच में आके बोला कि नहीं चलो छोड़ो ये नहीं निकलने वाला, हुआ भी था, मेरा दिसंबर का एग्ज़ाम नहीं निकला था। दिसंबर 2017 में भी एक इसरो का एग्ज़ाम हुआ था जो कि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, जिसमें मैं फेल कर गया था, मैं नहीं क्रैक हुआ था वो। तो फिर तो मैं बोल सकता हूँ चलो ठीक है छोड़ो, ट्रेनिंग स्कूल पे ही ध्यान देता हूँ। लेकिन एक चीज़ गारंटीड है, अब मैं कभी भी ट्रेनिंग स्कूल में तो रैंक 1 नहीं बन पाऊँगा, बनूंगा तो कुछ रैंक 7, 8 कुछ ऐसा ही बनूंगा, क्योंकि अब तो मैं फॉलो कर रहा हूँ ना लोगों को। ट्रेडिशनल पाथ हमेशा कांस्टेंट स्पीड में चलता है, उसमें तुम ओवरटेक नहीं कर सकते लोगों को, क्योंकि एक सेट स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को ही सब कोई फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ का खिचड़ी बन गया। अभी मैं कंक्लूड करता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहले तो रिस्क लेने का क्या मतलब होता है कि तुमने एक बार रिस्क ले लिया तो उसे मुड़ के नहीं देखा जाता, ठीक है, उसे पूरी तरह एंड तक देखा जाता है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो फाइनल रिजल्ट में पता चलेगा। बीच में तुम डिसाइड नहीं कर सकते दूसरों से कंपेयर कर कर, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता।
लेट्स से मैं गेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो जब तक मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तब तक नहीं पता वो निकलने वाला है अच्छा से कि नहीं निकलने वाला, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, तुम बीच में क्विट कर दिया तो नहीं निकलेगा, और हो सकता है वो निकलने वाला भी था लेकिन अब नहीं निकलेगा, क्योंकि तुमने कंपेयर वम्पेयर करके अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक। और दूसरा चीज़ हमने बात किया डिसीजन मेकिंग के बारे में, जहाँ पे हमने ये समझा कि डिसीजन जो तुमने बना लिया वो एक्चुअली में कोई वर्क डन नहीं है, काम उसके बाद स्टार्ट होता है, और उस काम को तुम कम एफिशिएंट कर सकते हो लोगों से कंपेयर करके, बाकी लोगों को देख के, जो कि बस अपने लाइफ का अच्छा चीज़ दिखा रहा है, और तुम्हें इसलिए ये चुभ रहा है क्योंकि तुम्हें अपने लाइफ का अच्छा और बुरा दोनों पता है। ठीक है, चलो ये सारे चीज़ तुम्हें कुछ समझ में आए होंगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। और आगे हम बात करते हैं थोड़ा बहुत प्रेशर से कैसे डील करें। ठीक। अभी ये सारे चीज़ काफ़ी कनेक्टेड हैं, है ना, क्योंकि जैसा कि तुमने देखा कि जब तुम कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट करते हो तो काफ़ी मेंटल प्रेशर आता है, और काफ़ी हद तक ये मेंटल प्रेशर डिपेंड करता है तुम्हारे सोसाइटी और सराउंडिंग पे भी, क्योंकि लोग तो बाज नहीं आते तुम्हें ये दिखाने से कि तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा और मैं तो जो कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, और वो भी बोलते हैं दूसरे के थाली में भात हमेशा ज़्यादा लगता है ना, तो या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, तो दूसरे का हमेशा अच्छा ही लगता है तुम्हें। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, प्लस जो हमने बात किया कि हमें पता ही नहीं है ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो किसी को नहीं पता ना यार, पता हो ही गया, सब कुछ पता चल ही गया तो तुम करोगे क्यों है ना? तुम्हें जैसे बता दिया गया तुम्हारा हो जाएगा, तो फिर तो तुम बैठ जाओगे आराम से, है ना, या फिर बता दिया जाए कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा तो तुम चलोगे ही नहीं, छोड़ दोगे अभी। लेकिन यही तो बात है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन इन लाइफ इन जनरल, तो तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रेशर बिल्ड होता है। ये हो गया थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रेशर। एक होता है शॉर्ट टर्म प्रेशर, जैसे तुम अगर कॉम्बैट स्पोर्ट फॉलो करते हो, तुम्हें पता होगा बॉक्सिंग है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है, जूडो कराटे जो भी है, या फिर इन जनरल 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, या फिर जैवलिन थ्रो, एक मोमेंट पे सब कुछ आ जाता है, तो उस मोमेंट में काफ़ी प्रेशर आ जाता है ना। सेम गोज़ विद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उस एग्ज़ाम के दिन जहाँ पे तुम्हें बहुत सारा प्रेशर लगा, क्योंकि ये मोमेंट है जिसके लिए मैं 1 साल से तैयारी कर रहा था। और एक एग्जांपल होगा जैसे तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करना है, तो तुम्हें लोगों के सामने बात करना है, तैयारी किया, बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिखा, 50 बार रिहर्सल किया, लेकिन अल्टीमेटली तो करना लोगों के सामने एक ही बार है ना। तो उस टाइम पे या तो तुम कर पाए या तो तुम नहीं कर पाए, तो सारे प्रेशर वहीं पे आ जाते हैं। ठीक। अब इन सारे प्रेशर से कैसे डील करें। कुछ लोग तो, देखो मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, एंग्जाइटी एक रियल टर्म है, लेकिन कुछ लोग थोड़े से भी प्रेशर को एंग्जाइटी बोल देते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ठीक। लेकिन प्रेशर से डील करना तुम्हारे लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल है, मे बी नेक्स्ट टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि तुम कैसे डेवलप कर सकते हो वो मैं अब बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर, शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा अभी तक, लेकिन डेवलप कैसे करें। देखो यार, प्रेशर एक स्किल है ना, तो स्किल किसी भी तरह स्किल को किस तरह से डेवलप करते हैं। जैसे पिछले पॉडकास्ट में मैंने बात किया था कि स्पोकन इंग्लिश कैसे इंप्रूव करते हैं, स्पोकन इंग्लिश इज़ अ स्किल, कैसे इंप्रूव करते हो। या फिर तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैसे इंप्रूव करते हो। तुम एक एथलीट हो, तुम अपना स्पीड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हो। कोई भी चीज़ रिहर्सल से ही तो बढ़ता है, प्रैक्टिस से ही तो बढ़ता है। ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि अब भाई हम प्रेशर से डील करने का प्रैक्टिस किधर करें। इसका तो कोई प्रैक्टिस टेस्ट सेट नहीं बना। अब 100 मीटर रेस का तुम्हें पता है, अगर तुम्हें उसमें इम्प्रूव करना है तुम डेली सुबह उठ के भागोगे फुल स्पीड में 100 मीटर के लिए, ठीक है। लेकिन अब प्रेशर से कैसे डील करें, तो कुछ चीज़ होता है काफ़ी नॉन टैंजेबल, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में तुम्हें यहाँ बात करने बैठा हूँ। तो मैंने अभी क्या बोला, तुम्हें डेली बेसिस में भी तो प्रेशर फील हो रहा है ना, तो फिर वो भी तो एक प्रैक्टिस ही है, लेकिन तुम उस प्रैक्टिस को यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि तुम उसमें एक्टिवली इम्प्रूव होने की कोशिश नहीं कर रहे। जैसे तुम 100 मीटर रेस का अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली तुम अपना टाइम चेक करोगे ना, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
अगर नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, डाइट चेंज कर सकते हैं, स्लीप चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, तो तुम उसे इम्प्रूव करोगे। लेकिन जब तुम्हारा प्रेशराइज सिचुएशन आता है तो तुम रिफ्लेक्स में जैसा हुआ हुआ उसके बाद पार हो गया, चलो ठीक है, पार हो गया कम से कम, ठीक है, ऐसे ही रहता है जनरली। उसे तुम ऐसा चैलेंज नहीं लेते कि मुझे इस प्रेशराइज सिचुएशन, अभी अभी प्रेशर है, राइट नाउ, अभी मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मुझे बात करना है 4 लोगों के सामने, अभी प्रेशर है, अभी मैं इससे कैसे डील करूँ कि मैं अपना एफिशिएंसी ड्रॉप ना होने दूँ। ऐसा ना हो कि मेरे पास जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल डिस्प्ले ना हो पाए, मैं अपना 100% पोटेंशियल शो करूँगा। ये तुम क्यों नहीं सोचते उस टाइम पे? समझ में आ रहा है? जैसे एग्ज़ाम की एक रात पहले का ही प्रेशर सोच लो। काफ़ी इंजीनियर्स प्रेशर डील करने में बहुत अच्छे इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो एक रात पढ़ के सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे देते हैं। ये भी एक स्किल है भाई, इनसे तुम लाइटली नहीं ले सकते, ठीक? तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो तुम्हें ये सोचना है कि मी एज अ कैरेक्टर, मैं इस सिचुएशन को कैसे डील करूं। अब कुछ चीज़ जो मैं करता हूँ वो है नंबर 1 ब्रीदिंग पैटर्न। जब भी कोई प्रेशराइज सिचुएशन आता है मैक्सिमम लोगों का ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, वो पैनिक ब्रीदिंग में चले जाते हैं। अब ये क्या है? कुछ हद तक ये एड्रेनलिन से होता है, कुछ हद तक ये इसलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड इन डीलिंग विद प्रेशराइज सिचुएशन। जैसे हर रोज़ तो नहीं होता ना तुम्हारे साथ ऐसा, अचानक से अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं है इसे डील करने का, तो अल्टीमेटली पॉइंट ये बनता है कि तुम्हारा ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। अब ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है तुम्हारा, क्योंकि योर ब्रेन राइट नाउ नीड्स टू बी एट द मोस्ट एफिशिएंट सिचुएशन, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन तो डील करना है। अब तुम्हारे ब्रेन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। समझ में आया? तुम्हारे बॉडी के हर पार्ट को हर सेकंड ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो मतलब पता ही होगा, कभी ना कभी सुना ही होगा, तुम्हारे पानी और खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाए बिना आदमी 4 दिन भी रह सकता है, पानी पिए बिना पूरे दिन भी रह सकता है, सांस लिए बिना 5 मिनट नहीं रह पाओगे, ठीक है? वो क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल है तुम्हारे बॉडी के लिए और तुम्हारे ब्रेन के लिए। तुमने उसी को कट ऑफ कर दिया, तुम्हारा ब्रीदिंग इनकम्प्लीट हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा ना, वो सोच नहीं पाएगा उतने अच्छे तरीके से, है ना? तो इन सब चीज़ों की वजह से जहाँ पे तुम्हारे को सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होना था वहीं पे तुमने एफिशिएंसी ड्रॉप कर दिया, उस सिचुएशन को तुम डील नहीं कर पाए, अगली बार वो डर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? दूसरा चीज़ तो ये होता है कि टेस्ट रिहर्सल कर सकते हो तुम किसी भी चीज़ का। जैसे गेट एग्जामिनेशन का तैयारी करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं। IIT JEE का एग्ज़ाम के लिए भी वही करते हैं, बहुत सारा मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक? तुम कोई एथलेटिक स्पोर्ट परस्यू कर रहे हो तो उसके लिए बहुत बार प्रैक्टिस करोगे। कोई भी मॉक टेस्ट या फिर तुम्हारा स्पारिंग सेशन किसी भी फाइट के लिए कभी भी इट विल नेवर बी एज गुड एज द रियल थिंग, बट इट इज़ द बेस्ट वे टू गिव योर ब्रेन दैट ट्रेनिंग। तुम्हें वो ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो पैटर्न समझाना पड़ेगा कि व्हाट यू माइट एक्सपीरियंस, क्लोजेस्ट थिंग यू कैन गेट योर ब्रेन टू, कि इस तरह का फीलिंग तुम्हें आ सकता है। जैसे सेम मैंने टेड टॉक दिया था, उसके पहले मैंने रिहर्सल किया हेड मूवमेंट के साथ, आई कांटेक्ट के साथ, सेम पिच सेम टोन, जो कि तुमने अल्टीमेटली मेरे फाइनल टेड टॉक में देखा था, ठीक है? तो रिहर्सल से ऑब्वियसली वो इम्प्रूव होता है कि तुम्हारा अल्टीमेटली जब पैनिक वाला सिचुएशन आता है तो उससे मैं कैसे डील कर सकता हूँ। और फाइनली थर्ड मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि प्रेशराइज सिचुएशन जो होते हैं ना लाइफ में, बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर। जैसे जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया तो लाइफ में 1-2 बार एग्ज़ाम्स दिया, कोई तुम्हें अचानक स्टेज में जाके बात करना हुआ तो ऐसे किसी ने बोल दिया तो तुम जाके बात कर रहे हो, ऐसे खुद से तो कभी गए नहीं। तो इसकी वजह से जैसे मैंने बताया ना कि नो मॉक टेस्ट, नो रिहर्सल विल बी एवर इवन क्लोज टू द रियल थिंग, है ना? तो उसी तरह से वाई डोंट यू गिव योर सेल्फ मोर चांसेस टू एक्सपीरियंस द रियल थिंग। तुम वैसे मोमेंट से भागते रहते हो अपने पूरे लाइफ। तुम जैसे बहुत लोग तो क्लास में हाथ उठाने से भी डरते हैं क्योंकि प्रेशर आ गया, है ना? स्टेज में किसी
इस क्लास में कौन है जो स्टेज में आके ये डिस्कस करना चाहता है, इस टॉपिक पे बोलना चाहता है? तुम कभी हाथ नहीं उठाओगे, है ना? सेम चीज़ मैंने कई बार पहले भी बोला है, जैसे किसी लड़की पे क्रश है या किसी लड़के पे क्रश है, जो भी तुम्हारा, लड़की हो लड़का हो, जो भी है, तुम्हें किसी से बात करने का मन है, नहीं करोगे, है ना? क्योंकि प्रेशर आ जाएगा, उतना गट्स नहीं तुम जुगाड़ कर पा रहे हो कि वो कर पाओ जो तुम करना चाह रहे हो, तो वो प्रेशर बड़ा ही होते जाता। कभी मतलब ऐसा नहीं होगा कि चलो अवॉइड कर लेते हैं तो आगे चल के वो थोड़ा टोन डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, उसे करोगे, अवॉइड नहीं करोगे तो वो टोन डाउन होता है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें समझ में आता है कि इसमें डरने का ऐसा कोई बात था नहीं, जो इतना बड़ा मैंने बना रखा था अपने दिमाग में, उसे समझ में आ रहा है। तो ये 3 तरीके से तुम प्रेशर से डील करने में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी तुम्हें जैसा अभी समझ में आया होगा कि इन तीनों चीज़ में वर्क डन ज़ीरो नहीं है, तुम्हें काम करना पड़ेगा, मूवमेंट्स करने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। सोचना तो बहुत आसान है, यही डिफरेंस होता है। बहुत सारे यूट्यूबर जैसे ज्ञान देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, किसी ने कोट दे दिया तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन कर नहीं पाते कभी भी कुछ भी, क्योंकि तुमने एक्शंस नहीं लिया। जब तक किसी भी ज्ञान का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होता, वो ज्ञान ज्ञान ही रहता है, वो कभी भी तुम में एम्ब्रेस होके तुम्हें इम्प्रूवमेंट नहीं देता लाइफ में। बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक पढ़े होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, बहुत ही अच्छा लगा होगा जब देख रहे होगे, लेकिन अपने आप से पूछना कि अल्टीमेटली उसने मेरे लाइफ को इम्प्रूव किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो ये पूछना कि क्या वो जो भी ज्ञान था उसके वजह से मैं कुछ ऐसे एक्शंस ले रहा था लाइफ में, डेली बेसिस में, नहीं ले रहे थे, तभी उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है यार, इतना समझ में आ गया तो थोड़ी और भी कुछ बातें कर लेते हैं, बट पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे यार, अभी मैंने सोचा कि चलो मोमेंटम पॉडकास्ट में एक नया सेगमेंट डालते हैं, जिसमें हम लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अब मैं कोई न्यूज़ एंकर तो हूँ नहीं, लेकिन देखो यार, क्या है कि मेरा न्यूज़ से पहले से ही रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब रहा है। मैं न्यूज़ को ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ और मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता भी नहीं हूँ, लेकिन इसी की वजह से जब भी कोई न्यूज़ मेरे सामने आता है तो मुझे बहुत ही हंसी आता है, क्योंकि मेरे लिए वो काफ़ी नया सा होता है। पर छोड़ो, मैंने बस टाइप किया गूगल में, चलो तुम्हें स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ ताकि तुम भी देख पाओ अगर तुम वीडियो वर्जन में हो तो मैंने बस टाइप किया लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया, ठीक। उसमें पहला न्यूज़ आया, केरला स्टोरी, वाई इंडियन फिल्म इस्लामिक स्टेट इज़ सो कंट्रोवर्शियल, ठीक। दूसरा, न्यू यूएस एनवॉय टू से इंडिया बाइडेन समथिंग रिलेटेड टू वीज़ास, ठीक। थर्ड, समथिंग कंट्री फ्रॉम, अरे भाई कुछ क्रिकेट का न्यूज़ है, ठीक। और थर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज़ है, प्रियंका सीन एट लंदन एयरपोर्ट, फैंस सेज शी इज़ कमिंग फॉर परिणीति समथिंग समथिंग। तो तुम सोच लो कि क्या हालत है न्यूज़ का, कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रह गया। अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रह गया कि बॉलीवुड ने क्या मूवी बनाया, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है वो लंदन क्यों गई, और हमारे लिए क्रिकेट तो हमेशा से इम्पोर्टेंट था ही। और ये कुछ वीज़ा का सिनेरियो है जो कि मैं एक्चुअली डिस्कस करने वाला हूँ, देखूँ ज़रा है क्या। चलो और देखते हैं मोर न्यूज़, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है भाई इंडिया के लिए, देखते हैं। और इम्पोर्टेंट है कि गूगल वर्सेस ओपन एआई 10 थिंग्स। चलो ये तो ठीक है, थोड़ा एआई वीआई के बारे में सीख रहे हैं लोग। आगे इंडियाज़ रशियन ऑयल इंपोर्ट जंप 10 फोल्ड, चलो ये भी ठीक है, थोड़ा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। आगे क्या है, टेलर स्विफ्ट फैंस स्पेंड मिलियंस ऑन मेमोयर दैट वाजंट हर्स। टेलर स्विफ्ट इंपॉर्टेंट है द इंडियन एक्सप्रेस के लिए। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह indulge in rare PDA as he surprises her during the interview. Wow. She asks with a giggle, "What are you doing? What are you doing?" मतलब क्या चल रहा है?
चलो छोड़ो, इसी सब चीज़ों की वजह से मैं न्यूज़ नहीं देखता। अगर बोलोगे तो दीपिका पादुकोण ने किसे हाय बोला, वो भी डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के बारे में मैंने वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हर चीज़ अल्टीमेटली जाके रिलेटेड ही होता है। बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, वो मोस्टली हम मेंटालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली तुम्हारे लाइफ को शेप करता है। अब ये ओवर थिंकिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझ में आएगा ये तुम्हारे लाइफ को किस तरह से शेप कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। तो ओवर थिंकिंग एक तरह से तुम सोच सकते हो कि ये तुम्हारा जो ब्रेन इतना पावरफुल है, उसका एक लिमिटेशन है। कुछ भी चीज़ जो तुम्हें पावर मिलता है तो उसके साथ उसका लिमिटेशन भी मिलता है। जैसे तुम्हारे ब्रेन को बहुत सारा क्रिएटिविटी मिला, तो उसके साथ एक ओवर थिंकिंग का लिमिटेशन भी मिला, या नेगेटिव थिंकिंग का लिमिटेशन भी मिला। ठीक है, इन्हीं सब रीजंस की वजह से तुम देखो कि किसी दिन तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है और किसी दिन तुम बिल्कुल डिप्रेस्ड हो। ठीक, क्योंकि किसी टाइम पे तुम उस ब्रेन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, किसी टाइम पे तुम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को यूज़ कर रहे हो। किसी भी चीज़ को, जैसे तुमने गन चलाना भी सीखा, तो ये तो सीखोगे ना कि किस तरह से उसे सेफ मोड में रखते हैं, नहीं तो पता चला अपने पैर पे ही चला दिया, है ना। तो इसी तरह से ब्रेन के भी लिमिटेशंस को हमें डील करना बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नेगेटिविटी पे भी मैंने वीडियो बना रखा है बहुत पहले, लेकिन बोलोगे तो यहाँ पे हिंदी में भी डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अभी ओवर थिंकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वही बात है कि तुम्हारे ब्रेन में इतना क्रिएटिविटी है ना कि वो सोचते ही जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। चूँकि मैंने इस चीज़ के बारे में 1-2 एपिसोड पहले बात किया है, जो कि नेगेटिव थिंकिंग जो एक लूप होता है जिसमें हम घुसते जाते हैं, मैं उसे फिर से पूरी तरह डिस्कस नहीं करने वाला। पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन बात वही बनता है कि तुम सोचते रहते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है कि तुम नेगेटिव सोचते ही जा रहे हो, तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सब कुछ हो रहा है। जिस जिस तरह से कोई भी पूरा का पूरा बुक लिख देता है, एक कहानी बना देता है, मर्डर मिस्ट्री बना देता है, जबकि कुछ भी हुआ नहीं है, तुम्हारे ब्रेन में भी वही कैपेबिलिटी है, पर वो सोच रहा है, बस नेगेटिव होते जा रहा है। पॉइंट क्या है कि जो तुम अल्टीमेटली सोचते हो उसी डायरेक्शन में तुम्हारा लाइफ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सीक्रेट और वो मेटाफिजिक्स और क्या क्या होता है उस पर मेरा कोई भरोसा है नहीं, लेकिन ये तो थोड़ा ऑब्वियस सा बात है कि तुम जिस चीज़ को सोचने में सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम्हारा लाइफ उसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि मान लो लेट अस से मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करना है और किस तरह से मुझे उस पर वर्क करना है, तो मैं उस पर ज़्यादा काम कर पाऊँगा ना। तुम्हारा ब्रेन हमेशा एक प्रोसेसर की तरह होता है, उसे जो प्रॉब्लम दोगे वो प्रोसेस करने लगता है, बैकग्राउंड में वो चलते रहता है, फिर उससे आता है एक सोल्यूशन। तो उसी तरह से अगर तुम उसे कोई इम्पॉसिबल टास्क दोगे, ख़याली पुलाव बना लो, कुछ भी नेगेटिव सोचते रहो, तो उसका कोई लिमिट नहीं है ना। तो तुम्हारा ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा सेम पावर इन्वेस्ट हो सकता था कोई एक्चुअल लेजिटिमेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे कि वो कंपनी कैसे स्टार्ट करे, क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, उससे कैसे डील करें। अब ये कहना बहुत आसान है, अब मैं क्या करूँ आशीष, मैं नेगेटिव सोचना बंद कर दूँ, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दूँ। मैं बोलूँगा हाँ बंद कर दो, तुम हाँ ठीक है बंद कर दिया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कोई स्विच है तो तुमने ऑफ कर दिया। तो एक्चुअल में ब्रेन का कुछ भी चीज़, कोई भी थॉट प्रोसेस अगर तुम्हें रिमूव करना होता है तो उसे सीधा उठा के रिमूव नहीं कर सकते। क्योंकि एक तरह से सोचो कि एक कप है जिसमें पानी नहीं, कॉफ़ी नहीं, हवा भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है तो तुम बाहर फेंक दोगे, सेम कॉफ़ी भरा है बाहर फेंक दोगे, हवा भरा है तो क्या करोगे, उसे तो ऐसे बाहर फेंक नहीं सकते, बाहर भी हवा है। तो हवा को तुम रिप्लेस कर सकते हो पानी डाल के, है ना, या फिर कुछ भी डाल के। तो उसी तरह से कोई थॉट को तुम रिमूव नहीं कर सकते, बट उसे रिप्लेस कर सकते हो, जिसमें अल्टीमेटली तुम रिमूव ही कर रहे हो, लेकिन बस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये भी हर चीज़ की तरह, हर चीज़ परफेक्ट सर्कल में आने वाला है, हर चीज़ की तरह प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। और फिर से ये थोड़ा इनटैंजिबल चीज़ है, जिस तरह प्रेशर से डील करना था, कि ये तुम्हारे साथ दिन भर होता है लेकिन तुम उसे एज अ चैलेंज नहीं लेते। तो उस तरह से तुम अपने ब्रेन को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करा सकते हो
इम्प्रूव होने के लिए, लेकिन वो हम करते नहीं हैं। कंटिन्यूस वो एक्सपीरियंस तो हो रहा है लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हमेशा वॉलंटरली होता है। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात किया था, नहीं पिछले ही पॉडकास्ट में बात किया था, स्पोकन इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था ना कि कुछ लोग इंग्लिश बोलते भी हैं लेकिन उनका इम्प्रूव कभी नहीं होता, क्योंकि वो बस एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन वॉलंटरली उसे इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं फीडबैक के थ्रू। उसी तरह दिन भर तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है। जैसे किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया, उसके बारे में तुम सोचोगे तो हर बार खुद को गाली दोगे, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, ठीक, किसी को पसंद नहीं है वो। लेकिन इसी जगह तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कैसे क्या करूँ जिससे मैं इस पे अपना एफर्ट ना डालूँ, मेंटल स्ट्रेंथ इस पे ना डालूँ। तो जैसा मैंने अभी बताया कि उसे रिप्लेस करना होगा, तो ठीक है, किस थॉट से, तो कुछ प्रोडक्टिव थॉट्स है। इसी तरह मैंने एक बार कंसंट्रेशन के बारे में बात किया था कि कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करते हैं। पढ़ रहे हो तो तुम्हारा दिमाग इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, तो वो चैलेंज की तरह लो ना यार। तुम्हारे को प्रैक्टिस तो फ्री का मिल रहा है, बस उसे तुम्हें एक ग्रोथ माइंडसेट की तरह एक्सेप्ट करना है कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ। ओके, कंसंट्रेशन ऐसे इंप्रूव होता है कि मुझे बार बार अपने कंसंट्रेशन को ड्रैग करके वहाँ लाना है जहाँ पे उसे होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक पॉइंट पे वो इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि वो रिफ्लेक्स बन जाएगा, है ना। आज तुम फीता बांधते हो शूज़ का तो वो रिफ्लेक्स बन गया ना, भागते हो तो वो रिफ्लेक्स बन गया, एक टाइम पे तुमने वो भी सीखा था। तो अभी तुम्हें कंसंट्रेशन इंप्रूव करना सीखना है, या फिर तुम्हें प्रेशर से डील करना सीखना है, या फिर तुम्हें ये अभी जिसके बारे में बात कर रहे हो ओवर थिंकिंग से डील करना सीखना है, तो अभी तुम्हें वॉलंटरली करना पड़ेगा। यही सब देख के तुम्हें कुछ लोग को देख के लगता होगा भाई कितना विद्वान है, इसे किसी भी सिचुएशन में डाल दो ये सॉल्यूशन खोज लेता है, ये प्रेशर से डील कर लेता है, ये ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता, ज़्यादा फालतू में अपना दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि उस इंसान ने इतना ज़्यादा झेल लिया है, प्रैक्टिस इतना कर लिया है कि वो अब उससे डील कर पाता है। समझ में आया, या कर पाती है, जेंडर इक्वालिटी ठीक। तो जैसा मैंने बताया था, इसका सॉल्यूशन सिंपल है। अभी तुमने कोई वर्क नहीं किया, इसे डेली बेसिस में इनकॉर्पोरेट करना होगा, तभी तुम्हारा ब्रेन बेटर बनेगा, है ना। तभी तुम एज अ ह्यूमन बीइंग बेटर बन रहे हो डेली बेसिस में। कुछ लोगों को तुम देखोगे 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अभी तक प्रेशर से डील नहीं कर पा रहे। कुछ भी प्रेशराइज सिचुएशन आ गया, खुद ही मुड़ गए, दब गए, कुछ नहीं हो पाएगा हमसे, हमें कोई बचा लो। या फिर सोच रहे हैं किसी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो अपना पूरा टाइम उसी में बर्बाद कर रहे हैं, हफ्ते हफ्ते तक उसी में अपना सारा थॉट प्रोसेस बर्बाद कर रहे हैं, मूड ख़राब है, खुश नहीं है ना। तो ऐसा होता नहीं है कि तुम्हारा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक करने के लिए तो कुछ लोग इसे इम्प्रूव कर लेते हैं 18 साल के एज में, और जैसा मैंने बताया कुछ लोग 50 साल की एज तक वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ काफ़ी इनटैंजिबल होता है। और कुछ लोग 50 साल के एज तक मोमेंटम पॉडकास्ट नहीं सुनते, तो इसलिए ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरे वेबसाइट में अगर जाओगे तो स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करने के कोर्सेज़ हैं, यूट्यूब में करियर डेवलप करने के कोर्सेज़ हैं, पॉडकास्ट बनाने के कोर्सेज़ हैं, और एक ऑप्शन है पर्सनल टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक करने का। तुम उसे एक्सप्लोर कर सकते हो, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इस मोमेंटम पॉडकास्ट का एक सेपरेट इंस्टाग्राम पेज भी है जिसमें तुम्हें बहुत सारे शॉर्ट्स, क्लिप्स और लेसन्स मिलते रहेंगे। उसे फॉलो कर लोगे तो मेरा भी फ़ायदा और तुम्हारा भी फ़ायदा। मेरा फ़ायदा है इसलिए क्योंकि ये पॉडकास्ट बड़ा हो रहा है, तुम्हारा फ़ायदा इसलिए क्योंकि ये पॉडकास्ट बड़ा हो रहा है नहीं, तुम्हारा फ़ायदा इसलिए क्योंकि तुम्हें बहुत सारे वैल्यूबल कंटेंट मिलते रहेंगे और बहुत सारे चीज़ जिसमें, जैसे ये पॉडकास्ट इज़ लाइक क्लास और वो शॉर्ट्स इज़ लाइक योर शॉर्ट नोट्स, ठीक। तो उसे तुम सेव कर सकते हो, जब भी ज़रूरत पड़ा तुम देख सकते हो। तो इन सब रीजंस की वजह से वो इंस्टाग्राम का पेज इम्पॉर्टेंट है। मेरा दूसरा पॉडकास्ट इंग्लिश में, टॉपिक सेम नहीं रहते, आशीष रंजन टॉक्स नाम है उसका। बहुत सारे गेस्ट के साथ मैंने पॉडकास्ट ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। अभी एक करंटली यूएस का एक लड़का है जो मिक्स मार्शल आर्ट्स पे वीडियोस बना रहा है, उसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया। शायद वो अभी तक आ गया होगा इस पॉडकास्ट रिलीज़ करने से पहले, क्योंकि ये भी मैं करीब 2-3 सप्ताह पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक लॉयर है जिसके साथ मुझे पॉडकास्ट करना है, जब तक ये आएगा तब तक हो चुका होगा। यूएस का ही लॉयर है वो। और एक इंडिया की एंटरप्रेन्योर है
जिसने बहुत सारी कंपनी स्टार्ट किया, फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से। तो गेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहे हैं अभी 8 पॉडकास्ट में। मोमेंटम पॉडकास्ट में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे गेस्ट लाने का। बस बात ये है कि मोमेंटम पॉडकास्ट में वही अच्छे गेस्ट रहेंगे जो इंग्लिश में नहीं बोल पाते। अगर वो इंग्लिश में अच्छा से कन्वर्सेशन कर पाते हैं तो वो 8 पॉडकास्ट में ही जाएंगे। पर पॉडकास्ट तो दोनों अपना ही है, तो फॉलो करते रहो और फीडबैक देते रहो। चलो, तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारा सपोर्ट सच में अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इतना खतरनाक सपोर्ट मिला है तभी ये पॉडकास्ट इतना रेगुलरली आते जा रहा है, ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म दोनों में। अच्छा, तुम्हें नहीं पता हो तो स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूज़िक, सब जगह तुम्हें मिल जाएगा मोमेंटम पॉडकास्ट के नाम से। उन सब का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, फिर बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा बात करके बाय बोलने का मन नहीं कर रहा, पर फिर भी बोलना तो पड़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय।